हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। चलिए, क्लास 12 का चैप्टर है। इसमें हम जो है इस वीडियो में पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो है बात करते हैं प्रकाश की। देखिए, जैसा कि आ गया है प्रकाश, ये प्रकाश है क्या, इसके विषय में जान लेते हैं। तो भैया, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये आप पूछोगे कौन सी ऊर्जा है। तो प्रकाश जो ऊर्जा है, ये वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, तो आपको वस्तु तभी दिखाई देगी जब प्रकाश आपका होगा। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं प्रकाश के गुण की। ठीक है, अब प्रकाश का जो गुण है ये हम बात करते हैं। तो प्रकाश के भैया कई सारे गुण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ये बात आपको भी पता होगी, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका वेग। अब वेग की हम बात करें तो इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको भी पता होगा। तीसरा हम पॉइंट की बात करें तो ये एक प्रकार की क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है भाई। और वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती किस प्रकार की हैं, अगले इसमें देख लेते हैं भैया। तो यानी इसी पॉइंट में है, मान के चलिए थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है। तो वैद्युत चुंबकीय होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अनुप्रस्थ क्या है। तो अगर हम बात करें तो तरंगे जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है क्या, अनुप्रस्थ। एक हो गई अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, और एक क्या हो गई, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, ये जो ऐसे चलती हैं, आपने देखा होगा जैसे म्यूजिक वगैरह जब सुनते हो तो एक तरंग उसमें आपको दिखाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अब अनुप्रस्थ क्या होती है भैया, अनुप्रस्थ ऐसे लहराते हुए जो चलती है, ऐसे ऐसे, तो इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब इसमें अनुप्रस्थ तरंग की हम बात करें तो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो इसमें जो है कंपन लंबवत होता है, तरंग चलने की दिशा के लंबवत। जैसे देख सकते हो ये यहाँ कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। तो इसमें तरंग चलने के लंबवत कंपन होता है। अब इसमें कैसे कंपन होता है, इसमें ऐसे 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 आगे पीछे बढ़ते हुए कहाँ आगे की तरफ बढ़ती है। तो तरंग के संचरण की दिशा में ही क्या होता है, कंपन होता है। तो फिलहाल जो आपका प्रकाश है कैसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। चलो, ये तो हो गया भैया गुण। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन है क्या, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो परावर्तन की बात करें तो प्रकाश, जैसे मान के चलिए ये हमने ले लिया एक परावर्तक तल, जैसे दर्पण आप ले लीजिए। अब दर्पण से एक किरण मान के चलिए दर्पण पर आकर गिरी, तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी, आपतित किरण। तो भैया जब दर्पण पर किरण गिरेगी तो जाएगी भी कहीं ना कहीं, तो ये ऐसे निकल करके कहाँ चली जाएगी, ऐसे सीधी निकल जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, तो क्योंकि परावर्तन हुआ है तो परावर्तित किरण। ठीक है, अब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे इसमें, तो परिभाषा देखो, जैसे मान के चलिए जब कोई किरण किसी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक तल से, जैसे आपका क्या है परावर्तक तल है, परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें यहाँ और भी देख लेते हैं। जैसे ये हमने खींच लिया अभिलंब, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक है, अब अभिलंब और इसके बीच में एक कोण बन रहा है ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये आने वाला कोण है तो आपतन कोण, आपतन कोण। और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये आपतन कोण इसे हम लिखते हैं इंसिडेंट एंगल आई से, और परावर्तन कोण को लिखते हैं हम आर से। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम परावर्तन के नियम कहते हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं भाई आगे चल करके। तो ये हो गया परावर्तन, तो ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल आगे चढ़ते हैं, तो इसमें है भैया परावर्तन के नियम। अभी परावर्तन का नियम क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो अभी जो आपने किरण बनाई थी, चलो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, कोई दर्पण, या मान के चलिए परावर्तक तल हो गया। अब इस पर किरण आई, ये गई, ये, इसे आने वाली किरण यानी आपतित किरण क्या कहेंगे, आपतित। इसे क्या कहेंगे, परावर्तित। अब इसमें हम देखें तो भैया एक लंब डालना पड़ेगा, ये इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन संबंधी दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। पहला तो ये जो है आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ये पहला नियम हो गया।
ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि भैया ये वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तन संबंधी दो नियम है, ये आपने देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण अगर हम बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये होगा जब परावर्तन, मान के चलिए प्रकाश आया और ये गया, तो जब प्रकाश का परावर्तन एक समतल तल से होता है तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। अब इसी में हम देख लेते हैं भैया ये क्या है। ये अब यहाँ एक गोले का भाग ले लिया हमने, पीछे हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब यहाँ अगर देखें तो किरण इधर से आई और इधर चली गई, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब इसमें देखो धंसे हुए तल से हो रहा है। ये कैसा है, धंसा हुआ तल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका क्या था, समतल, समतल दर्पण। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है। अब मान के चलिए प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। देखो हमने पीछे कर दिया पेंटिंग, और ये किरण आई और ये किरण गई, तो ये हो गया उभरा हुआ तल। तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो ये बात समझ में आ गई होगी। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल हो गया, एक ये अवतल हो गया, और एक ये उत्तल हो गया। तीनों चीज़ों में फिलहाल ये दोनों आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें यही दोनों पढ़ना है। तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ समतल दर्पण की आपको बात नहीं करनी है, यहाँ अवतल और उत्तल ही देखना है, आपके सिलेबस में यही है। तो ये देखिए, और ये हो गया मान के चलिए अवतल दर्पण। और यहाँ से हमने एक रेखा खींच ली, इसके बीचों बीच से होती हुई जा रही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इस रेखा को मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। यहाँ एक हो जाएगा फोकस और यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये एफ इसलिए लिखे हैं और यहाँ सी लिखे हैं, वक्रता केंद्र, या सी बराबर 2f होता। अब एक तो वस्तु यहाँ अनंत पर भी रख सकते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर भी रख सकते हैं, इस यहाँ रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं, और इसे हम कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव और फोकस के बीच में भी रख सकते हैं यहाँ। तो अगर देखें तो एक अनंत पर हो गई वस्तु, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 स्थितियाँ हुई। अब इन 6 स्थितियों को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। ये ध्यान रखना, ये सी है या 2f इसे कहते हैं, सी, और ये एफ। सी बराबर होता है किसके, 2f के बराबर होता है। तो देखो इन 6 स्थितियों को हम यहाँ समझते हैं ट्रिक द्वारा। तो जैसे ये हो गया, हम एक खींच ले रेखा यहाँ, ये हो गई वस्तु, और नीचे हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब भैया वस्तु अगर यहाँ देखो अनंत पर भी हो सकती है, या पहले हम यफ लिख लिए हैं, क्या हो गया यफ, फिर हम लिख लेते हैं यहाँ देखो बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं 2f, फिर यहाँ लिखते हैं देखो इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ हमने कर दिया इनफाइनाइट 2f, और यहाँ यफ। तो अब इसको हम समझते हैं, अगर वस्तु यफ पर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये ठीक है। यदि वस्तु फोकस और अनंत 2f यानी वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अनंत और 2f के बीच में। यदि वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। यदि वस्तु 2f और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में है बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो 5 स्थितियाँ यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, 2f पर बनेगा तो बराबर, f पर बनेगा तो बहुत ही छोटा। तो इधर से इधर की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा से बहुत छोटा होता जाएगा, यानी प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी 5 स्थितियों में। चलिए इसमें जो है आगे हम देख लेते हैं छठी स्थिति। अब छठी स्थिति में क्या होगा, ये आपका अवतल दर्पण ही है, मान के चलिए ये। अब यहाँ से मान के चलिए ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष। अब यहाँ यफ है और यहाँ ध्रुव यानी पोल P है, इसके बीच में जब वस्तु को हम रखेंगे तो एक किरण हम यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से गुजारेंगे भैया, इसके वक्रता केंद्र से यानी यहाँ से। तो ये आपस में पीछे जाकर कहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी तो हम कहेंगे प्रतिबिंब यहाँ बन रहा।
तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा उससे दर्पण के पीछे और आभासी। ये हो गई छठी स्थिति। तो 6 स्थिति आपको क्लियर हो गई होंगी। 5 यहाँ, ठीक है, और ये 5 स्थितियाँ हो गई यहाँ से, और एक स्थिति यहाँ से। तो अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ देखिए, ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण, और ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष आपका बन गया है। तो इसे मान के चलिए वस्तु चाहे हम यहाँ अनंत पर रखें, चाहे यहाँ ये जो P है इसके बीच में कहीं भी रखें, तो इसका जो ये फोकस है यहाँ F, और ये वक्रता केंद्र C, तो प्रतिबिंब हमेशा इसके और इसके बीच में ही बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। जैसे वस्तु अगर यहाँ अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बिंदु के आकार का, और मान के चलिए वस्तु को अगर नज़दीक हो लिया यहाँ, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, यानी यहाँ से जो किरणें आएंगी ऐसे यहाँ मिलकर जाएंगी, ठीक है। ये इससे छोटा ही प्रतिबिंब इस पर बनेगा। तो इसको ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब ये है आपका कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियाँ हो सकती है, या तो हम अनंत पर वस्तु को रख सकते हैं या ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी, लेकिन उसमें प्रतिबिंब हमेशा तो फोकस पर बनेगा या फोकस और ध्रुव के बीच में, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, और वस्तु से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी। अभी चिन्ह परिपाटी है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हमने ये क्या बना दिया, दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम एक बनाएंगे क्या, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ हम इसको हटा देते हैं, मुख्य अक्ष यहाँ तक बनाते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ जानते हुए फोकस दूरी हो गई, ये हो गई वक्रता केंद्र, यानी इसको हम C लिखते हैं, और C 2F के क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान रखिए अगर दर्पण आपने नहीं रखा है तो जितनी भी दूरियां इधर रहेंगी सब दर्पण के इधर सभी क्या रहेंगी, ऋणात्मक, ये सॉरी धनात्मक नहीं होंगी, सब क्या होंगी, ऋणात्मक ही होंगी। ये हमने बना दिया ऋणात्मक। जितनी दूरियां दर्पण के पीछे हम लेंगे सभी क्या रहेंगी, धनात्मक। ये हो गई क्या, धनात्मक, ठीक है। अब जितनी दूरियां हम इधर लेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर सब धनात्मक, और जितनी नीचे लेंगे सब क्या रहेंगी, ऋणात्मक। इसलिए अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अवतल दर्पण की, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है, इसको हम जो है यहाँ लिख देते हैं यू। यू हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी वस्तु जहाँ भी रखेंगे सब दर्पण के सामने सब हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो यू यानी वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक। यफ, यफ यहाँ है तो फोकस दूरी भी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगी, ये क्या रहेगी, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी बी, बी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। 5 स्थिति में ऋणात्मक रहेगी, केवल एक स्थिति यहाँ आएगी जो विधर बनेगा प्रतिबिंब आपका, तो बी क्या रहेगा यहाँ पर, धनात्मक रहेगा, ठीक है। तो बी अगर ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक, बी अगर धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या, आभासी, और जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब भी वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब जैसे यहाँ वस्तु हम रखेंगे इधर की ओर, तो वस्तु को ओ से लिखते हैं, वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में, और नीचे अगर प्रतिबिंब बना तो वो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में। तो ये चीज़ आपको चिन्ह परिपाटी में समझ में आ गई होगी। तो चिन्ह परिपाटी केवल इतना ही बताता है कि कौन सी दूरी धनात्मक रहेगी, कौन सी ऋणात्मक रहेगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दर्पण समीकरण अथवा दर्पण सूत्र। देखिए, तो दर्पण समीकरण और दर्पण सूत्र क्या है, ये एफ वी, एफ है फोकस दूरी, बी है प्रतिबिंब बना यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू दर्पण से वस्तु की दूरी, इनमें संबंध बताता है। तो ये फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है सूत्र। किसका सूत्र है, दर्पण सूत्र। इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। इसके द्वारा हम प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस दूरी व वस्तु की दूरी में संबंध को देखते हैं, और किसी 2 चीज़ों की दूरी अगर दे रखी हो तो एक की हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, हम बात करते हैं भैया रेखीय आवर्धन क्या है। तो सबसे पहले देखिए रेखीय आवर्धन होता क्या है। अगर रेखीय आवर्धन हम बात करें तो ये लिखते हैं यम से, और यम इक्वल टू होता है I/O, I/O, और I हो गया क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या हो गया, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, यम से लिखते हैं। और अगर हम देखें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यम इक्वल टू -b/u। तो ये फार्मूला ये भी हो सकता है, या यम इक्वल टू I/O,
एक फार्मूला ये भी हो सकता है। अब देखो इसी को अगर हम मिक्स करके लिखें तो यम इक्वल टू हो जाएगा I/O, दिस इक्वल टू माइनस B/U। तो ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपवर्तन की, कि अपवर्तन क्या है। अभी तक हमने परावर्तन देखा, अब अपवर्तन भी देख लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए ये आपका है कोई माध्यम, ये क्या है, कोई माध्यम, कांच ही मान लीजिए, जैसे कांच है। इधर क्या है मान के चलिए, ये वायु है और ये क्या है, कांच है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से खींच लेते हैं अभिलंब, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। और अभिलंब चूंकि कांच है तो ऐसे होते हुए क्या हर पार चला जाएगा। अब मान के चलिए इसमें से कोई किरण आई है, इसे ये, अब या तो अभिलंब की तरफ ये इसमें जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो जैसे ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगी, इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं, ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। तो इसे तो हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसके बीच जो कोण बनता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे, देखिए इसको चेंज कर लेते हैं, हाँ इसे हम कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो अभिलंब से इसके बीच कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम अपवर्तन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, जब कोई किरण, जैसे ये किरण है, ये किरण कहाँ से आई, जब कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता। तो जब कोई किरण, ये किरण गई अपने मार्ग से, उसे सीधा जाना चाहिए था, इसे कहाँ जाना चाहिए था, इस प्रकार से इसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, मुड़ गई, इधर से चली गई। ठीक है, तो ये हो गया इसमें विचलन। तो जब कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। ये माध्यम था वायु का, ये माध्यम है कांच का। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ देते हैं अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के अगर हम नियम की बात करें तो अपवर्तन संबंधित दो नियम है। ठीक है, तो जैसे ही मान के चलिए ये किरण हो गई, ये माध्यम हो गया, ये माध्यम एक, ये माध्यम दो। ठीक है, माध्यम दो, माध्यम एक। अब यहाँ से मान के चलिए किरण आई, ठीक है, और ये किरण ऐसे विचलित होकर चली गई, ये हमने खींच दिया अभिलंब। ये क्या खींच दिया, अभिलंब। तो इसमें देखो अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, क्या, आपतित किरण। और क्या, यानी अपवर्तन के पश्चात जाने वाली, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और एक पॉइंट क्या हो गया, आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब आपने खींचा, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी अभिलंब, अभिलंब। ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो यहाँ देखिए दूसरा नियम क्या है, तो दूसरे नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब ये स्नेल का नियम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए जो ये हमने बना दिया अभिलंब और ये हमने बना दिया क्या, माध्यम। ये मान के चलिए किरण आ रही थी और ये अपवर्तन के पश्चात जा रही थी, तो इसे हमने कहा आपतन कोण आई, इसे हमने कहा अपवर्तन कोण आर। ठीक है, तो स्नेल का नियम यही कहता है कि साइन आई बटे क्या, साइन आर, ये बराबर होता है नियतांक एन के बराबर होता है। ये है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या, नियतांक। अभी नियतांक होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो साइन आई बटे क्या, साइन आर होता है, ये बराबर होता है 1n2। ये हम कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे हम कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले माध्यम से किरण आती है दूसरे माध्यम में जाती है, विचलित होती है, तो इसी को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर हो जाएगा देखो 1n2 या b1/b2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक ही क्या, अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू b1/b2 या 1n2।
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया दूसरा नियम। तो अपवर्तन संबंधी आपने 2 नियम देखे। पहला नियम आपने, हाँ देखिए, पहला नियम यहाँ आपने देखा ये कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर आपने कहा दूसरा, तो दूसरा आपने ये देखा कि साइन आई बटे साइन आर ये बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है यन। अब नियतांक होता क्या है, यहाँ हमने समझा कि जो नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आर, ये 1/2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को हम कहते हैं b1/b2, यानी पहले माध्यम प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है, तो ये हो गए अपवर्तन संबंधी दोनों नियम, यहाँ से क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब देखो इसी में हम देख लेते हैं भैया अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ फार्मूले आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन लगाने को। तो देखो जैसे मान के चलिए ये है, इधर माध्यम 1 वायु और इधर क्या है, कांच। इसको हम एयर लिखते हैं यानी ए से, और इसको कांच यानी ग्लास जी से। तो मान के चलिए एयर के सापेक्ष यानी ANG, यानी हम कह सकते हैं यहाँ क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये बराबर होता है व्युत्क्रम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ANG बराबर GNA। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, यानी ANG कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/, ये 1 लिखा हुआ है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये होगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब इसमें जैसे हो सकता है कम से कम 3 माध्यम दे दिए जाए। ठीक है, वायु हो, कांच हो और क्या हो, जल हो। मान के चलिए 3 माध्यम आपको दे दिए गए, तब इसमें फार्मूला क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखो जैसे मान के चलिए WNG हमें निकालना है वाटर यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए ANG, ठीक है, बटे ANW। तो यहाँ देखिए अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं GNW, यानी इसको हम बोलेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक पूछा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है वायु के सापेक्ष ANW बटे जिसके सापेक्ष कांच के सापेक्ष तो ANG। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आंकिक प्रश्न। क्या, आंकिक प्रश्न। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद हम समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो नेक्स्ट पेज लाते हैं और यहाँ लिख देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये अब इसको हम समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। जैसे ये हमने एक बना दिया तल, ऊपर हो गया माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ये 1 ये 2। अब मान के चलिए इसमें जो है कोई अभिलंब यहाँ से खींच लेते हैं, ये हो गया अभिलंब, इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। अब कोई किरण यहाँ से जब आएगी, जैसे मान के चलिए ये है किरण, लेकिन माध्यम 1 होना चाहिए सघन, माध्यम 2 होना चाहिए क्या, विरल। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये हट गई अभिलंब से दूर, यानी किरण यहाँ से आई और यहाँ हट गई। इसे हम आई कहेंगे आपतन कोण, और इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण R। लेकिन अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसी किरण को थोड़ा और इधर लाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये किरण और ऊपर चली जाएगी। तो मान के चलिए हम इस किरण को भी रेड पेन से बना रहे हैं, यहाँ ले आए, तो अब ये यहाँ चली गई, इस पर सीधा क्या हो गई, लंब हो गई। यानी ये जो कोण बना कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। तो अब ये आपतन कोण ही क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। इसी को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। और इसे पूरे को हम क्या लिख देंगे, C। तो आपतन कोण के निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अतः जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर और भी यहाँ नीचे से किरण आए तो ये इसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। जब कोई प्रकाश की किरण, इसी को अगर हम बढ़िया से इधर समझें, ये मान के चलिए ये है
ये है, ये किरण आई और ये इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। तो एक निश्चित कोण के बाद उससे अधिक कोण पर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक आंतरिक क्या, परावर्तन, परावर्तन। तो ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले या मान के चलिए मरुस्थल में जो होता है मरीचिका, ठीक है, या मरीचिका सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं हम, मरीचिका, मरीचिका। जैसे देखो जहाँ ज़्यादातर रेगिस्तान है, जैसे मान के चलिए क्या है, रेगिस्तान है तो यहाँ रहती है बालू। अब कोई व्यक्ति है, ये मान के चलिए कोई क्या है, व्यक्ति इधर से आ रहा, इसने किसी पौधे को ऐसे देखा, तो यहाँ माध्यम क्या हो जाता है, बालू जब हीट होता है तो माध्यम चेंज हो जाता है, जिसके कारण अब ये पेड़ की किरणें क्या हो जाती हैं, ऐसे आने लगती हैं, ऐसे झुक जाती हैं, ऐसे। इसको हम चेंज करने कलर तो यहाँ समझा सकते हैं। ये व्यक्ति था कोई, ये, तो इसकी आंखों में किरणें आएंगी ऐसे मुड़ते हुए, लेकिन उसको मुड़ी हुई नजर नहीं आएंगी, उसको ऐसा लगे कहाँ से आ रही है, यहाँ से होते हुए आ रही है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि नीचे कोई आगे कोई तालाब है, तो इसी को कहते हैं मरीचिका, ठीक है। या जब आप सड़क पर चलते हैं, कहाँ पर, सड़क पर, तो गर्मी के दिनों में ज़्यादातर ये घटना होती है कि आप मान के चलिए यहाँ हैं, बाइक से चल रहे हैं, तो कुछ दूरी पर आपको सड़क में पानी या चमकीला दिखाई देगा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना होती है। यहाँ से किरणें आती हैं और इससे चली जाती हैं, तो वहाँ भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, तो ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग भी हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या है, कुछ अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले अनुप्रयोग की बात करें, अनुप्रयोग, प्रयोग है नहीं, प्रयोग समझ जाइए आप लोग, प्रयोग है। तो अनुप्रयोग में सबसे पहले आपका क्या, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है। तो देखो प्रकाशिक तंतु एक प्रकार की क्या होती है, पाइप होती है, मान के चलिए एक पाइप है ये, ठीक है। अब ये पाइप में इस प्रकार से लेपिंग की जाती है अंदर की तरफ से कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उत्पन्न हो जाए। तो जैसे मान के चलिए यहाँ से कोई किरण चली, तो ऐसे यहाँ से, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ टकराई, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ टकराई। अब इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे आगे जा रही है टकराते हुए, ठीक है। किरण यहाँ से चली, यहाँ गई, टकराई, फिर आगे गई। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है प्रकाशिक तंतु। तो जो हम लोग टेलीफोन, जैसे टेलीफोन के वायर वगैरह यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं टेलीफोन, तो उसमें रेडियो सिग्नल्स यानी मान के चलिए प्रकाशिक सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रकाशिक तंतु का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक भाग में कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, तो उसे देखने के लिए भी हम प्रकाशिक तंतु का ही प्रयोग करते हैं। ये प्रकाश भेजते हैं और अंदर से उसका हम चित्र बना के देख लेते हैं कि भैया किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। पथरी वगैरह का ऑपरेशन भी इसी प्रकार से किया जाता है। तो प्रकाशिक तंतु की सहायता से प्रकाश भेजते हैं, लेजर लाइट वगैरह भेजते हैं, और वहाँ क्या कर देता है वो, उसको पथरी वगैरह है कोई अंदर तो तोड़ के निकाल देता है। तो ये है भैया प्रकाशिक तंतु, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। प्रकाशिक तंतु ये किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम मान के चलिए ये गोला हम ले लिए, ये क्या है, गोला, ये गोले का कोई पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गोलीय पृष्ठ। अब ये चूंकि उभरा हुआ तल है, यहाँ आठ भी बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। अब मान के चलिए ये ऐसे है, ये, ठीक है, तो ये हमने अक्ष खींच दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। तो ये हो गया उत्तल पृष्ठ, ये हो गया अवतल पृष्ठ। अब इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका, बड़ा सा बनाते हैं चित्र, ये बोलिए उत्तल पृष्ठ। अब यहाँ हमने मुख्य अक्ष बना दिया, ये मुख्य अक्ष आपका बन ही गया। अब देखिए इसमें हम मान के चलिए कोई वस्तु जो है यहाँ रखते हैं, ये यहाँ से गई यहाँ। अब चूंकि ये गोला, ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो यहाँ मान के चलिए उसका वक्रता केंद्र है, ये सी होगा, तो ये एक अभिलंब यहाँ से खींच देते हैं, ये क्योंकि ये कांच का है, तो जो भी किरण आएगी तो इधर की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ये झुक गई, ठीक है। ये इसको हम हटा के थोड़ा सा कम झुकाते हैं, ये झुक गई। अब ये ऐसा लगा कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से। तो अब इसका प्रतिबिंब मान के चलिए ये वस्तु ओ हो गई, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आई पर बन रहा, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र होता है, ये हो गई फोकस दूरी, फोकस नहीं, ये वक्रता त्रिज्या आर हो गई, ये क्या हो गई, आर हो गई।
ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू। ये हम चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वी, क्योंकि ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब बना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ वस्तु थी। तो अब देखो इसमें संबंध होता है, मान के चलिए इसका अपूर्णांक क्या है, n, ये क्या है, वायु। तो अब ये वायु है, इसका अपूर्णांक n है, तो इसमें संबंध होता है, उसी को कहते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र हो जाएगा, देखिए सूत्र होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं करवाएंगे, वो किसी और वीडियो में हो जाएगा। अब मान के चलिए कि जो वायु ना लेकर के हम, ये जो पृष्ठ था, ये यहाँ n1 माध्यम हो गया, ये माध्यम n2 हो गया, इनका अपवर्तनांक। तो सूत्र क्या होगा, यहाँ हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र हो जाएगा आपका, देखो इसको जो है हम इससे लिख देते हैं पेन से बढ़िया से, ये तो n2 अपान बी माइनस n1 अपान यू, दिस इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान क्या, r, ये होगा, ठीक है। इसी को हम सूत्र कहते हैं n2 अपान बी माइनस n1 अपान यू, n2 माइनस n1 अपान क्या, r। अब मान के चलिए अगर यही सूत्र मान के चलिए, जब प्रकाश की किरण वायु से n अपवर्तनांक वाले पृष्ठ में जा रही होती, तो उसके लिए यही क्या हो जाता, n1 की जगह, या मान के चलिए हम भाग देते हैं, n1 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए n अपान बी माइनस 1 अपान यू, दिस इक्वल टू n माइनस 1 अपान क्या, r। अब n क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को हम n2 अपान क्या लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका सूत्र है, ये है इंपॉर्टेंट, ये n बाई बी माइनस 1 अपान यू, दिस इक्वल टू n माइनस 1 अपान क्या, r, ये होगा। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जैसे मान के चलिए चाहे अवतल पृष्ठ हो, अवतल चाहे क्या हो, या फिर क्या हो, उत्तल, आपके अपवर्तन का सूत्र यही आएगा, n बाई बी माइनस 1 अपान यू, दिस इक्वल टू n माइनस 1 अपान क्या, r, ठीक है। ये सूत्र हमेशा आएगा, चाहे अवतल पृष्ठ बोलिए चाहे उत्तल पृष्ठ। तो गोलीय पृष्ठ पर ये है अपवर्तन का सूत्र, तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा शायद। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर है लेंस, ठीक है। तो लेंस जो है दो गोलीय पृष्ठों का एक संयोजन होता है। जैसे मान के चलिए ये हम इधर बना देते हैं लेंस आपका, ये हो गया उत्तल लेंस, दोनों तरफ उभरा है, और ये हो गया क्या, अवतल लेंस, ये हो गया उत्तल, उत्तल, और ये हो गया क्या, अवतल। उत्तल बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ये क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा, तो इसे उत्तल लेंस हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अब हम इसमें अगर हम बात करें तो पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले इसमें पतले लेंस के अपवर्तन में सबसे पहले आता है लेंस मेकर सूत्र, कौन सा, इसमें आ जाता है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं कि लेंस मेकर सूत्र है क्या, लेंस मेकर, मेकर्स, ठीक है, सूत्र, लेंस मेकर सूत्र नहीं, लेंस को बनाने वाला सूत्र। तो ये हो जाता है 1 अपान एफ इक्वल टू n माइनस 1, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये हो गया लेंस मेकर सूत्र। ये आपका लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। इसमें हम दो पृष्ठ लेते हैं, r1 प्रथम पृष्ठ और ये r2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, यह क्या है, फोकस दूरी, किसी भी फोकस दूरी का यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। और इसी फार्मूले के बाद आता है एक आपका लेंस सूत्र, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। तो देखो लेंस सूत्र क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1 अपान एफ, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू, इसी को हम कहते हैं लेंस सूत्र, ठीक है। जैसे वहाँ आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था वैसे यहाँ क्या है, लेंस सूत्र। तो ध्यान रखना यहाँ माइनस रहता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और वहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है, दर्पण में प्लस रहता है, यहाँ क्या रहता है, माइनस रहता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई, इसी को कहते हैं लेंस सूत्र। तो पहले हम लेंस मेकर सूत्र देखते हैं, उसके बाद ये हो गया लेंस सूत्र, तो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पतला जो लेंस है, पतले लेंस द्वारा, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम बात करते हैं। एक हो गया आपका, ये हो गया उत्तल लेंस, और एक हो गया आपका
आउटर लेंस। तो जैसे वहाँ हमने दर्पण पढ़ा था वैसे यहाँ क्या ये लेंस है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो आपने ये क्या था अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण सेम एज किसके रहेगा, यहाँ रहेगा वो उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के। और जो वहाँ हम पढ़े थे उत्तल दर्पण ये किसके रहेगा, यहाँ अवतल लेंस के, अवतल लेंस के बराबर। तो जो चित्र वहाँ बन रहे थे सेम टू सेम वैसे ही यहाँ बनेंगे। और ट्रिक जो वहाँ हमने बताया था कि वस्तु कहाँ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो एक था अनंत पर तो एफ पर बनेगा, फिर था 2f पर तो 2f पर बनेगा, फिर था f पर तो अनंत पर बनेगा। ये हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, शायद आपको याद हो। तो यहाँ से देखो हमने हटा दिया। तो ये किसके लिए है, ये चाहे तो आप उत्तल लेंस के लिए लगाओ, उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों में वही फार्मूले होंगे, ठीक है, वही स्थिति वही होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और बाकी जो आपका है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये सेम एज रहेगा किसके, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो प्रतिबिंब आप यहाँ देख भी सकते हैं कैसे बनेगा और बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। जैसे आगे आप जो देखें वीडियो उसमें से आप देख करके इनकी स्थिति प्रतिबिंब कहाँ पर रखा जाएगा, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये बता सकते हैं। क्लियर, चलो ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं लेंस का रेखीय आवर्धन, ठीक है, लेंस का रेखीय आवर्धन। तो जैसे वहाँ हमने दर्पण में पाया था वैसे यहाँ लेंस में है, बस इसमें थोड़ा सा चिन्ह। तो यम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ आई बाई ओ, एम इक्वल टू आई बाई ओ, और ये हो जाएगा बी बाई यू, यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी बी बाई यू। वहाँ हमने पढ़ा था माइनस बी बाई यू, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे प्लस बी बाई यू, यानी सारी चीज़ें यहाँ क्या रहेंगी प्लस में ही रहेंगी। तो लेंस के आवर्धन, रेखीय आवर्धन का क्या सूत्र है, ये हो गया क्या। चलिए इसको हम थोड़ा बता देते हैं। इसमें इसे यम यानी मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन कहते हैं हम इसको। ये है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कितना लंबा है, ये है वस्तु की लंबाई, वो से लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बी है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और क्यू क्या है वस्तु की दूरी, कहाँ से, दर्पण से या फिर लेंस से। फिलहाल अब लेंस पढ़े तो लेंस से प्रतिबिंब की वो वस्तु की दूरी। तो यही चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लेंस की क्षमता। चलिए यहाँ हम ले लीजिए लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको भी पी से लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो पी इक्वल टू 1/f, और यह किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए भैया, पी इक्वल टू 1/f मीटर में। तो इसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। जैसे यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि एफ दिया कितना 50 सेंटीमीटर, और आपसे प्लस 50 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे पूछ रहा है क्षमता बताइए लेंस की। तो पी इक्वल टू हो जाएगा 1/f, लेकिन ये किस में रहेगा, मीटर में। तो 1/f, अब ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, यहाँ 10 हटाए तो 0 बढ़ गया 5 दूना 10। तो अगर 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी का लेंस है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, बी से लिख देते हैं डायोप्टर, ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, लेंस की क्षमता निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। जैसे मान के चलिए दो लेंस है ऐसे, इसको हम थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं ये, ठीक है। ये हो गए एक पतला लेंस, ये हो गया एक पतला लेंस, ये हो गया, ये दोनों सटा कर रखे गए हैं। इसकी मान के चलिए फोकस दूरी क्या है, यहाँ f1 है, और इसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है। तो इन जो ये संयुक्त रूप से बनेंगे, यानी संयुक्त रूप से अगर एक लेंस की भांति कार्य करेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ हम लिख देते हैं, तो एफ बराबर हो जाएगा, या 1/, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1/f, कैपिटल एफ, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी एफ बराबर 1/, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और प्लस 1/, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। ये खासकर प्रूव करने के लिए आता है इंटर में, ठीक है, परीक्षा में ज़्यादातर, लेकिन ध्यान रखिए संयुक्त रूप से रखे लेंसों की फोकस दूरी है। क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्रिज्म की। चलिए देखिए यहाँ न्यू पेज आ गया है, ठीक है, प्रिज्म की बात कर लेते हैं, प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा हम क्या देखेंगे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है, कैसे होता है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमने बना दिया एक प्रिज्म, वैसे प्रिज्म हम बता देते हैं होता कैसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है।
और ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे, इसका ये मिला दीजिए, इसका ये सिरा मिला लीजिए, ठीक है, ये और ये। तो इसमें 5 फलक होते हैं, एक फलक ये त्रिभुजाकार आगे, एक त्रिभुजाकार पीछे, एक फलक ये हो गया आयताकार, और एक फलक इसके अपोजिट में। एक फलक आयताकार क्या होता है, नीचे होता। तो ये होता है फिर फिलहाल हमें त्रिभुज वाला पार्ट देखना रहता है। यहाँ से तो किरणें जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। तो फिलहाल देखिए, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये त्रिभुज के आकार का होता है प्रिज्म। ये हो गया आपका प्रिज्म। अब इसमें मान के चलिए कोई प्रकाश की किरण आई, ये क्योंकि यहाँ से हम बना देते हैं एक अभिलंब, ये। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की तरफ झुक जाती है जब सघन माध्यम में जाती है, ठीक है। ये हो गई, झुक गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सीधा कर दें, ये एक यहाँ हम खींच देते हैं अभिलंब, यहाँ से यहाँ। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे देखो ये किरण कहाँ से, यहाँ चली, विरल से चली, कहाँ पहुंची, सघन में, अभिलंब की तरफ झुक गई। फिर अभी सघन से जा रही है विरल में, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये मान के चलिए प्रिज्म है ए बी सी, ये प्रिज्म हो गया। और ये आपका क्या है, अभिलंब, अभिलंब, ये भी क्या है, अभिलंब। अब क्योंकि ये है आपकी आने वाली किरण, तो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और ये जाने वाली किरण है, तो निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो इस प्रकार से इसमें अपवर्तन होता है, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा इस प्रकार से यहाँ बनाए, यहाँ आगे इसको बढ़ाते जाएं, देखिए ये, इसको अगर हम विचलित ना होने देते, ये आगे बढ़ गई, इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ाएं, ये देखिए यहाँ तक बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो कोण होता है, यहाँ से हम इसको, ये वाला कोण, इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। और किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। और यहाँ ये हो गया इसका आपतन कोण आई। आपतन कोण की निश्चित स्थिति में विचलन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, जिसे हम अल्पतम विचलन कोण करते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये विचलन कोण है क्या, तो इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ से जब किरण जा रही थी तो ये उसकी दिशा हो गई, आपतित किरण, और ये निर्गत किरण की दिशा हो गई। तो निर्गत किरण की दिशा और आपतित किरण की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। और आपतन कोण की निश्चित स्थिति में, ठीक है, विचलन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, जिसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, लिखते हैं डेल्टा एम से। तो ये होता है क्या, प्रिज्म में अपवर्तन की घटना। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है। यानी जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म, यहाँ हम इसको जो है ऐसे लिख देते हैं, इसको पेन चेंज कर देते हैं भाई, पेन हम ले लेते हैं भैया येलो। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अच्छा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मान के चलिए अगर n है तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो n बराबर हो जाता है साइन ये प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटे साइन a बाई 2, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, ये क्या है, प्रिज्म कोण, डेल्टा m क्या है, यह अल्पतम विचलन कोण। तो ये साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 एक ब्रैकेट में रहेंगे, और a बाई 2 एक ब्रैकेट में रहेंगे। और इसी पूरे कोण को हम कहते हैं आपतन कोण I, ठीक है। इसी पूरे कोण कहते हैं हम अपवर्तन कोण R, ठीक है। तो ये I होगा, ये R होगा। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो यहाँ फिर से देख लीजिए, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और भागे साइन a बाई 2। इसी सूत्र से हम किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल पता होना चाहिए अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म का कोण, तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे उसके पदार्थ का अपवर्तनांक। अब मान के चलिए कोई पतला प्रिज्म है, क्या है, पतला प्रिज्म है। अब ये पतला प्रिज्म क्या भैया, बहुत पतला हो, इसका कोण ये क्या हो, काफी छोटा हो, यानी छोटा हो, कोण ये क्या हो, काफी छोटा हो। तो वहाँ यहाँ फार्मूला क्या आएगा, इसको भी देख लीजिए। तो डेल्टा एम ये बराबर निकल कर आएगा म्यू, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये डेल्टा एम बराबर n माइनस 1, ये हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इंटू प्रिज्म कोण। तो डेल्टा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ये है पतले प्रिज्म का सूत्र। ये भी डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है, फिलहाल इस वीडियो में डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, केवल फार्मूला देख रहे हैं और कुछ थ्योरी देख रहे हैं। चलिए ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से प्रिज्म, ठीक है, द्वारा विक्षेपण, या उसी को कहते हैं परिक्षेपण,
प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। तो प्रिज्म द्वारा विक्षेपण क्या होता है, कोई किरण आई तो वो क्या हो जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। बस उसके बीच में क्या लगाना होगा, प्रिज्म। तो 7 रंगों में किरण क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी को हम कहेंगे क्या, वर्ण विक्षेपण। चलो इसको बढ़िया से चित्र पर समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में तो यहाँ देख सकते हैं जैसा कि ये चित्र जो है बनाया जा चुका है यहाँ पूरा, ठीक है। अब इस चित्र में देखिए ये 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया है। जैसे मान के चलिए ये अपना प्रकाश जो है, इसको हम कलर चेंज करके बनाते हैं। ये प्रकाश इधर से आया, इधर से गया। अभी जब ये प्रिज्म से निकला, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म से निकला तो अपने 7 रंगों में क्या हो गया, बढ़ गया। पहले वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे विबज्वार के नाम से भी जानते हैं, या बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जब किसी प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है। यहाँ से गुजरा, यहाँ गया, यहाँ गया, और फिर ये 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गए 7 देश में। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विबज्वार कहते हैं, सॉरी, इसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर है आपको कि वर्ण विक्षेपण है क्या। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण है भी अपना कोणीय परिक्षेपण। अब कोणीय परिक्षेपण क्या है, देखिए। तो मान के चलिए 2 रंग हैं, जो किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच का जो कोण है, उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण है। जैसे ये आपका प्रिज्म था, यहाँ से किरण गई, यहाँ हुई, तो यहाँ ये 2 रंगों में क्या हो गई, विभक्त हो गई। तो इनके बीच जो कोण है थीटा, इसी को कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। परिक्षेपण, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय परिक्षेपण। ये होगा कोणीय परिक्षेपण, 2 रंगों के बीच जो बना कोण होता है, उसी घटना को हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। अब हम बात कर लेते हैं परिक्षेपण क्षमता की। परिक्षेपण क्षमता की। अब ये भैया क्या है, परिक्षेपण क्षमता, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कोणीय परिक्षेपण को हम लिखते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई, ठीक है, थीटा बाई डेल्टा। ये मान के चलिए इसको हमने लिख लिया डेल्टा वाई एल ओ। अब ये क्या है, तो परिक्षेपण जो क्षमता होती है ओमेगा से लिखते हैं। तो कोणीय परिक्षेपण और बटे रंगों का जो माध्य विचलन होता है, किसी रंग उसके रंग का क्या है, रंगों के बीच जो माध्य विचलन कोण होता है उसका अनुपात, उसी को कहते हैं परिक्षेपण क्षमता। तो इसे हम लिख देंगे कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण बटे माध्य विचलन कोण, माध्य विचलन कोण। इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय या परिक्षेपण क्षमता। तो ये भी बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो टॉपिक था आपका, यहाँ तक क्या हो गया, किरण जो प्रकाश की समाप्त हो गया, किरण प्रकाश की, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा ये किरण प्रकाश की से रिलेटेड टॉपिक था, और यहाँ से क्या हो गया, द एंड हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक यंत्र। तो चलिए प्रकाशिक यंत्र को भी हम देख लेते हैं कि भैया प्रकाशिक यंत्र है क्या। अब यहाँ से हम नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाशिक यंत्र। तो आइए इसको देखते हैं कि प्रकाशिक यंत्र है क्या। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक यंत्र की। तो प्रकाशिक यंत्र जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। एक तो आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है मानव नेत्र, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया प्रकाशिक यंत्र है। एक है आपका क्या, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, एक सूक्ष्मदर्शी, और एक आपका हो जाएगा दूरदर्शी। प्रकाशिक यंत्र में मानव नेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये इस बार सिलेबस से हटा हुआ है, तो इसको ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसमें आप हाई स्कूल में ही पढ़ चुके होंगे काफ़ी कुछ, मानव नेत्र होता कैसा है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, बस यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं इसमें सूक्ष्मदर्शी, एक हो गया सूक्ष्मदर्शी और दूसरा हो गया दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी ये नज़दीक की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो नज़दीक की वस्तुएं हैं, नज़दीक की वस्तुएं हैं। और ये दूर की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब, जैसे मान के चलिए तारे ग्रह इन सबको देखना हो तो दूरदर्शी, मान के चलिए कोई छोटे छोटे कणों को देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें हम बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सूक्ष्मदर्शी की। तो अब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। अब सूक्ष्मदर्शी होता क्या है इसमें देख लीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी नज़दीक की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इसको दो प्रकार होते हैं,
एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, और एक क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये दो चीजें होती हैं इसमें। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की। कौन सी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। या आप पहले ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह खरीदते रहे होंगे तो उसमें अभी मिलता है सूक्ष्मदर्शी। ये कैसे लेंस होता है, इसको बना के दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे गोल गोल होता है। और किसी का प्रतिबिंब देखना है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा आपको बड़ा देखना है तो उसके नजदीक ले जाकर रख दीजिए। तो इसमें क्या होता है, पूरा उत्तल लेंस होता है। तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है और इससे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर मुझे देखना है तो वस्तु को यहाँ फोकस और ध्रुव यानी एफ और पी के बीच में रख देते हैं। इससे इसका क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनने लगता है। और उसके द्वारा हम किसी भी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। इसी को क्या कहते हैं हम, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के लैब में माइक्रोस्कोप, वही है, माइक्रोस्कोप का मतलब ही होता है सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, इसमें इसको अगले हम पेज में बनाएं। तो इसमें जो होता है दो लेंस होते हैं, दोनों उत्तल ही होते हैं। एक लेंस मान के चलिए ये हो गया, ठीक है, ये, और एक लेंस ये हो गया, बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, इकाई में फिट रहते हैं, ये लेंस है। ठीक है, इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। क्योंकि नेत्र यहाँ रखकर हम देखते हैं। अब किसी वस्तु को देखना है तो यहाँ रख देंगे भैया। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से किरण जाएगी और ऐसे होते हुए कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। एक किरण यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ से जब हम देखेंगे अपनी आंखों से, ये मान के चलिए हमारी क्या है, आंखें। तो यहाँ देखेंगे तो एक, देखो ये मुड़कर जाएंगे, देखो ये मुड़कर जाएंगे कहाँ, यहाँ, ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ये आकर पीछे कहीं बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, ऐसे, ये उल्टा। तो इसका जो है इतना बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पीछे बना अभिदृश्यक लेंस में। तो ये इस लेंस के द्वारा। तो यहाँ इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, एक छोटा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जहाँ वस्तु को हम रखते हैं, इसे देखना है किसी वस्तु को, और एक बड़ा सा होता है ये वाला, इसे हम नेत्र जहाँ रखते हैं, इसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी फोकस दूरी को हम कहते हैं एफ ओ, और इसकी फोकस दूरी को कहते हैं एफ ई। यहाँ से वस्तु की दूरी को कहते हैं यू ई। ठीक है, और यहाँ से प्रतिबिंब की जो दूरी बनती है, क्योंकि यहाँ से तो वी। ठीक है, यहाँ ये जो है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, इस प्रतिबिंब के लिए, तो यहाँ हो जाएगा यू ई, यू ई। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अब हम देख लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता यम इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ से हम जो है आवर्धन क्षमता के लिए सीधा सीधा फार्मूला लिखते हैं। तो एम इक्वल टू होता है डी बाई यू। एम क्या है, आवर्धन क्षमता, डी क्या है, निकट बिंदु, यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता में भी कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, तो दो कंडीशन हम आगे देखते हैं। चलिए, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब अनंत पर बनेगा भैया तो यम इक्वल टू हो जाएगा डी बाई एफ के, डी बाई एफ के आवर्धन क्षमता तभी हो जाएगी। या फोकस दूरी डी निकटतम बिंदु होगा, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एफ। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, निकट बिंदु डी पर बने, तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये होगा, ये आवर्धन क्षमता कब, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें हमने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम इक्वल टू डी बाई यू। ठीक है, यम इक्वल टू डी बाई यू, एक फार्मूला ये हो गया। और यहाँ कंडीशन में हमने देखा, तो कंडीशन में यम इक्वल टू डी बाई एफ, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। फिर हमने यहाँ पर देखा, ये अगली कंडीशन होगी दूसरी, जब प्रतिबिंब कहाँ, निकट बिंदु डी पर बने, तो यम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की। तो सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं इसमें। तो यम इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ओ बाई यू ओ, यू ओ, और ब्रैकेट में डी बाई यू ई। ये होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता।
यम हो जाएगी आवर्धन क्षमता। बी ओ, अब बी ओ क्या दिया, तो ये जो आपका अभिदृश्य लेंस था उससे प्रतिबिंब की दूरी है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। और यू ओ जो अभिदृश्य लेंस है उससे वस्तु की दूरी। यू ई जो नेत्रिका लेंस है उससे वस्तु की दूरी। और डी क्या है, निकट बिंदु, ये होगा। अब इसमें भी भैया दो कंडीशन है, चलिए उन दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कंडीशन फर्स्ट है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो जब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता यम बराबर हो जाएगी माइनस बी ओ बाई यू ओ, बी ओ बाई यू ओ, और ब्रैकेट में डी बाई क्या, अब यू ई की जगह हो जाएगा एफ ई, डी बाई ये होगा एम इक्वल टू बी ओ बाई यू ओ डी बाई क्या एफ ई, ये होगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। बी ओ अदृश्य लेंस के प्रतिबिंब की दूरी, अदृश्य लेंस के वस्तु की दूरी यू ओ, या फिर नेत्रिका लेंस की फोकल दूरी, डी है निकट बिंदु की न्यूनतम दूरी, तो ये होगा। अगली कंडीशन क्या है देखिए, अगली कंडीशन इसमें है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, निकट बिंदु डी पर बने। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, यम आवर्धन यम बराबर हो जाएगा माइनस वी ओ बाई क्या यू ओ, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई क्या एफ ई, डी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई क्या एफ ई, डी बाई एफ ई। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, ये हमने देखा सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर क्या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का मुख्य सूत्र ये है। और कंडीशन जब लगाएंगे तो जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगे, अनंत पर बनने लगे, तब सूत्र ये लगाएंगे। और जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, निकट बिंदु डी पर बने, तब सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो ये होगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से रिलेटेड जो भी मुख्य सूत्र थे ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम जो है आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब इसमें हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, वैसे दूरदर्शी में एक खगोलीय दूरदर्शी, तो इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक है अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती यानी अपवर्तन की घटना पर आधारित है, और एक है परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी। तो इन दो दूरदर्शियों को हम देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी के अंतर्गत। इसमें इंपॉर्टेंट आपका है आवर्धन का सूत्र। फिलहाल हम चित्र वगैरह भी देख लेते हैं आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अपवर्ती दूरदर्शी का चित्र हमने बना दिया है। इसमें इसे हम कहते हैं अविदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अविदृश्यक लेंस। और इस लेंस को हम क्या कहते हैं भैया, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। अब इसमें अगर हम आपको इसमें ध्यान से देखिए तो ये किरण जो है ये आ रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ, और एक किरण यहाँ आनंद से आ रही है, वस्तु की किरण, ये यहाँ एक दूसरे को काट रही है। अब ये किरण यहाँ गई, यहाँ गई। अब यहाँ से ये होते हुए ऐसा लगा कि यहाँ से क्या बन रहा है, एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हम यहाँ दर्शा सकते हैं। देखिए ये यहाँ से ये आभासी बड़ा सा प्रतिबिंब हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब यहाँ अगर हमारा नेत्र हो जाए तो हम इसे प्रतिबिंब को देख सकते हैं बड़ा सा। तो इसमें अदृश्य लेंस बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस क्या होता है, छोटा होता है। और दोनों कैसे लेंस होते हैं, ये भी उत्तल लेंस ही है और ये भी अदृश्य लेंस भी कैसा है, उत्तल लेंस ही है। तो इसे कहते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। तो आपने देखा कि चित्र कैसे इसमें बनता है, और प्रतिबिंब पहले जो आता है छोटा बनता है और उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो हमें दिखाई देता है। तो अब इसमें जो है हम इसके आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये चित्र आपको स्पष्ट हो गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अगले पेज में। अब हम बात करते हैं अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो अपवर्ती दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है यम बराबर होती है माइनस एफ ओ बाई यू ई, यू। अब एफ ओ क्या है, तो भैया एफ ओ जो है, ये एफ ओ क्या है, ये है अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। यू ई नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। यम क्या है, आवर्धन। तो ये होता है मुख्य फार्मूला। अब इसमें भी दो स्थितियां हैं, दो कंडीशन, उसको आगे देख लेते हैं हम इधर। अब देखिए इसमें जो है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, पहली कंडीशन ये है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये हो जाएगा सूत्र आवर्धन का। एफ ओ क्या है, अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो आवर्धन हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। ये हो जाएगा जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अब हम आगे दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है भैया, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु डी पर बने, तो जब प्रतिबिंब निकट बिंदु डी पर बनेगा तो आवर्धन यम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। और ये ब्रेकेट में हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपान क्या हो जाएगा, डी, एफ ई अपान डी। ये सूत्र हो जाएगा आवर्धन का। किसका हो जाएगा, ये आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। एफ ओ अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई, डी है निकटतम बिंदु या निकट बिंदु डी।
इसी को कहते हैं भैया। तो ये हो गया आवर्धन। तो यहाँ से हमने देखा अपवर्ती दूरदर्शी में जो है आवर्धन का मुख्य सूत्र ये है, एफ ओ बाई एफ ई। कंडीशन लगाने पर जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सूत्र ये हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। और जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, निकट बिंदु डी पर, तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई और 1 प्लस क्या, एफ ई बाई डी। ये हो जाएगा आवर्धन का सूत्र। ये किसके लिए था, ये अभी तक अपवर्ती दूरदर्शी के लिए था। किसके लिए चलिए अब हम बात करते हैं प्रावर्ती दूरदर्शी की। अब प्रावर्ती दूरदर्शी होता कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे ये हमने प्रावर्ती दूरदर्शी का एक चित्र बनाया है। इसमें किरण यहाँ से आएगी, ये किरण आई, ये यहाँ प्रावर्तित होगी, ये अभिदृश्य दर्पण लगा हुआ यहाँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सही बनाएं, तो यहाँ से प्रावर्तित यहाँ होगी, इसको सही बना दें, ये यहाँ, ठीक है। और एक किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से प्रावर्तित होकर ये यहाँ जाएगी, और दोनों किरणें आकर के यहाँ नेत्रिका लेंस पर क्या होंगी, अपना प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसे हम कहते हैं भैया अभिदृश्यक दर्पण, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, अभिदृश्यक। इसमें ये अभिदृश्यक दर्पण, ठीक है। ये हो गया अदृश्यक दर्पण, और ये हो गया नेत्रिका लेंस। नेत्रिका, इसको सही थोड़ा बनाएं, ठीक है। ये इसे हम कहेंगे नेत्रिका लेंस। नेत्रिका, ये गलत ही हो रहा भाई, चलो पुनः बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो लेंस है इसे हम कहेंगे नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो जैसे वहाँ अदृश्यक लेंस था, तो यहाँ अदृश्यक दर्पण है, ये क्या है, ये दर्पण है, इसीलिए प्रावर्तन की घटना हो रही, तो प्रावर्ती दूरदर्शी इसमें कहते हैं। और ये हो गया नेत्रिका लेंस लगा हुआ है। यहाँ से किरणें जो ये आती हैं, ये वाली किरणें, ये यहाँ पहले क्या होती है, प्रावर्तित होती है, तो यहाँ जाती है, यहाँ टकराती हैं, यहाँ से फिर ये वहाँ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आगे हम चलते हैं, इसकी भी आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। तो सेम टू सेम जैसे अपवर्ती दूरदर्शी की होती है वैसे इसकी भी होती है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये है यहाँ प्रावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो प्रावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी हम देख लेते हैं। तो प्रावर्ती दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता यम बराबर होती है, ये होती है माइनस एफ ओ बाई एफ ओ बाई यू ई होता है, यू ई, ये लिख देते हैं हम यू ई। तो जैसे वहाँ अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सेम टू सेम वाले ही सारे फार्मूले यहाँ भी अप्लाई होंगे। एफ ओ बाई क्या, यू ई। अब इसमें भी कंडीशन है, इसमें कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन है इसमें भी। तो देखिए चलिए एक एक कंडीशन देख लेते हैं। जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो उस स्थिति में यम क्या हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई क्या, एफ ई, माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। उस स्थिति में ये हो जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो आवर्धन हो जाएगा यम इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये हो गया, ये अनंत पर प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है। अब इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, ये दूसरी कंडीशन ये हो गई, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, बिंदु डी पर बन रहा हो। तो जब बिंदु डी पर प्रतिबिंब बनेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए तो आवर्धन क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई, और 1 प्लस एफ ई अपान क्या, डी, एफ ई अपान डी। तो वही फार्मूले जो अपवर्ती दूरदर्शी में थे, सेम टू सेम। एफ ओ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ओ, ये है अभिदृश्यक जो दर्पण था उसकी फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफ ई, डी है निकटतम बिंदु, ये फिर क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चैप्टर था यहाँ से आपका क्या होता है, समाप्त होता है। क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो आप पुनः एक बार और देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।